हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना सुमित लूथरा और आज की क्लास बेहद खासम खास रहने वाली है क्योंकि आज हम केमिस्ट्री का वो चैप्टर करने जा रहे हैं जो बच्चों को सबसे ज्यादा सताता है। और सताए भी क्यों ना, 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा और जहां तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे इस ये वाला जो चैप्टर है ये आपकी जान नहीं छोड़ने वाला है। हाँ, डेप्थ क्लास बाय क्लास बढ़ती जाएगी और इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंस है दैट इज द यू कैन से कि आप जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे ये चैप्टर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसकी जो स्टडी है इस ब्रांच की वो आपको करनी ही पड़ेगी। नाम आपने पढ़ लिया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। फिलहाल हम यूज करेंगे ग्रेड 10 यानी कि क्लास 10 का जो पोर्शन है उसको डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो के अंदर। आईसीएससी बोर्ड क्लास 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एक जनरल सी इंट्रोडक्शन देंगे हम इस वीडियो के अंदर। आने वाली वीडियो के अंदर और ज्यादा डेप्थ में जाएंगे और क्वेश्चंस को भी सोल्व किया जाएगा। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, क्या होती है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बहुत टाइप की है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, फिजिकल है, बायोकेमिस्ट्री है, ग्रीन केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहली बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। अगर कोई आपसे पूछे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है तो आपका जवाब एक ही होना चाहिए कि इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये क्या है? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी है। ठीक है, सीधा सा जवाब है कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं इस बारे में चर्चा की जाएगी कि व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिखा है इसका मतलब क्या है। तो बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैं आपको बताता हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में चर्चा आज से नहीं, करीब 200 साल पहले से हो रही है। और 1828 यानी कि बिफोर 1828, ठीक है, बिफोर 1828, ठीक है, ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, जो हमें मिलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें जो शब्द है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये स्टैंड करता है बेटा प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। तो ऐसे कंपाउंड्स जो हमें सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, जिनको लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता, उनको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इसमें कुछ जो एग्जांपल्स आ जाती हैं बेटा, जैसे हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स। ये ऑर्गेनिक हैं। प्रोटीन्स ऑर्गेनिक हैं। लिपिड्स मतलब ऑयल्स एंड फैट्स, ये भी ऑर्गेनिक हैं। यूरिया, ये भी ऑर्गेनिक है। अल्कोहल्स, ये भी ऑर्गेनिक है। ठीक है, और इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये भी ऑर्गेनिक है। ठीक है, तो इन चीजों को ऑर्गेनिक माना जाता है क्योंकि ये हमें कहां से मिलती हैं, सिर्फ एनिमल से या फिर प्लांट से। तो 1828 से पहले एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था ब्रिजिलियस। ब्रिजिलियस ने एक थ्योरी दी और एक दुनिया को कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए एक रहस्यमयी, एक मिस्टीरियस फोर्स चाहिए, एक शक्ति चाहिए, जादुई शक्ति चाहिए, और वो शक्ति सिर्फ भगवान के पास होती है। उस शक्ति का नाम उसने रखा वाइटल फोर्स। ठीक है, तो इसे वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है, वाइटल
फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी के अनुसार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। इनको बनाने के लिए एक विशाल और मिस्टीरियस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही प्रोवाइड की जा सकती है, वो भी भगवान के द्वारा। हम कौन होते हैं वो फोर्स देने के? ठीक है, भगवान ने ऐसे किया और वो शक्ति आई, उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेंगे। शायद इसीलिए डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं, ऐसा उसका कहना था। ठीक है, तो वाइटल फोर्स थ्योरी नाम की कोई फोर्स है या नहीं है, ये हमें आगे जाके पता चलेगा। ये बात थी बेटा बिफोर 1828 की। ठीक है, ये बात कब की थी? बिफोर 1828 की। अब 1828 में ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। तो बेटा 1828 में ऐसा कुछ होता है। ठीक है, इन 1828 एक महान साइंटिस्ट थे, फ्राइडरिच वोहलर। ठीक है, उनसे एक छोटी सी भूल हो गई, लेकिन वो भूल हमारे बड़े काम की है। फ्राइडरिच वोहलर, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो। ही वॉज फाइंडिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनियम साइनेट। एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बेटा, नाम याद रखना, अमोनियम साइनेट। ठीक है, अमोनियम साइनेट फॉर्मूला होता है NH4CNO, अमोनियम साइनेट इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इस कंपाउंड से इसका वो क्या कर रहे थे? बॉइलिंग पॉइंट फाइंड कर रहे थे। ही वॉज हीटिंग दिस कंपाउंड, और हीट करते करते उन्होंने क्या करा? इसको ओवरहीट कर दिया, क्योंकि इसका वो भूल गए इसको गर्म रख के, और ओवरहीट कर दिया। जब ये ओवरहीट हो गया तो ये एक अजीबोगरीब सी चीज बन गई। जब उन्होंने देखा कि ये क्या है, तो वो हमें पता चला कि वो क्या है? वो था यूरिया। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है दोस्तों। यूरिया क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट इज ऑर्गेनिक। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और ये बना कहां से? ये बना एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, बाय ओवरहीटिंग अमोनियम साइनेट। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी आपको पढ़ना चाहिए, NH2CONH2। ये यूरिया का फॉर्मूला है। ओके, तो यूरिया बन गया। जब यूरिया बन गया तो पूरी दुनिया में ये बात फैल गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में प्रिपेयर करवा दिया गया है, और ये कंपाउंड बनाने के लिए किसी भी तरह की हमें वाइटल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और इस बात से कुछ लोगों में मोटिवेशन जागा और उन्होंने और कंपाउंड बनाने की कोशिश करी। और इस टाइम के अंदर हमारे पास एक साइंटिस्ट हुआ करते थे बेटा, बर्थेलट। बर्थेलट इन्होंने क्या किया? इन्होंने मार्श गैस बना के दिखाई, लेबोरेटरी के अंदर मार्श गैस बना के दिखाई, जिसे हम आजकल मीथेन कहते हैं। ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और ये मार्शी एरिया में प्रेजेंट होता है। जो मार्शी एरियाज होते हैं, दलदल वाला जो एरिया होता है, उसके अंदर के जो प्लांट्स होते हैं, मार्शी प्लांट्स, उनमें से ये गैस निकलती है थोड़ी थोड़ी मार्शी प्लांट्स के अंदर से, और इसलिए उसको मार्श गैस कहते हैं। ये गैस है मीथेन गैस, और इसका फॉर्मूला होता है CH4 इसका फॉर्मूला है। और इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोब। इन्होंने क्या करा? इन्होंने एसिटिक एसिड बना के दिखा दिया लेबोरेटरी के अंदर। तो एसिटिक एसिड CH3COOH, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये भी जो है ऑर्गेनिक होता है। तो ये सब कंपाउंड्स जब बनने शुरू हुए, तो बेटा एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो कहां पर आके लग गया? वो लग गया बेटा इस वाइटल फोर्स थ्योरी पे। तो इसको कंप्लीटली वैनिश कर दिया गया,
और ये कहा गया कि वाइटल फोर्स नाम की कोई भी फोर्स नहीं होती है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी लैब में प्रिपेयर किया जा सकता है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में प्रिपेयर किया जा सकता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी, तो क्या होगा इस ओल्ड डेफिनेशन का जो कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके ऊपर भी बेटा क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ये थी इसकी ओल्ड डेफिनेशन। इसकी जो न्यू और प्रॉपर डेफिनेशन है, मॉडर्न डेफिनेशन, उसको कैसे लिखा गया, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो अब हम बात करेंगे मॉडर्न डेफिनेशन की। मॉडर्न डेफिनेशन, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी की गई तो ये पाया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जो हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर है, और वो था कार्बन। ठीक है, वो क्या था? कार्बन। तो कार्बन क्या है? कार्बन, CARBON, कार्बन, और इसका सिंबल होता है C, और इसका एटॉमिक नंबर है 6 और इसका मास नंबर है 14। ठीक है, ये कार्बन। तो इस कार्बन के बारे में ये कहा गया कि ये है एसेंशियल एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सभी में कार्बन होता ही होता है। ठीक है, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो फ्रक्टोज हो, चाहे वो कोई प्रोटीन हो, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो फिनोल हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे वो हेलोअल्केन हो, चाहे वो हेलोअल्कीन हो, चाहे वो अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, कुछ भी है, बेंजीन है, कुछ भी है, हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक चीज है एसेंशियल है, वो है कार्बन। और कार्बन के साथ एक और चीज होती है, उसका नाम है हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन एसेंशियल है और इसके साथ क्या होता है? हाइड्रोजन। इसके साथ क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, उनको लोग क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। ओके, हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न डेफिनेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। मेन कार्बन है, ठीक है, कार्बन विद हाइड्रोजन, जिनको हम कहते हैं प्यार से हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। ओके, इन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। ठीक है, एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब जो कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन से डिराइव किए जाते हैं उनको भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास में ही रखा गया है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा, इसके अलावा सम अदर एलिमेंट्स कैन आल्सो बी प्रेजेंट। ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स may also contain ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन। हैलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा। ठीक है, इस तरह के और कंपाउंड्स भी इसमें पाए जाते हैं। तो ये हो गई ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन। अब ये सवाल आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी अगर लैब में प्रिपेयर किए जा सकते हैं तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस है? ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंस क्या है? फिर अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों ही लैब में प्रिपेयर हो रहे हैं तो फिर तो कोई वो रह नहीं गई इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या फर्क है? उसको, उस फर्क को जानने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं
कि जो हमारे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, इस डेफिनेशन में कुछ कार्बन के कंपाउंड्स नहीं आते हैं, ठीक है। ऑल कार्बन कंपाउंड्स आर नॉट ऑर्गेनिक। ओके, ये बात याद रखनी है कि डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सक्लूड्स, इसमें से कुछ चीजें एक्सक्लूड की गई हैं, जैसे कि नंबर 1 कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। ऑफ मेटल्स, मेटल के कार्बाइड्स और साइनाइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ठीक है। इन चीजों को ऑर्गेनिक की श्रेणी में नहीं रखा गया है, ठीक है। दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते हैं, इसलिए ये कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, मेटल के कार्बाइड, मेटल के साइनाइड्स और ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा, ये हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा नहीं है, बाकी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो डिफरेंसेस की, ठीक है। एक तरफ हम लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरी तरफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। ज्यादा डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगे बुक्स में, मैं जो मेन डिफरेंसेस हैं उनकी बात करता हूं, जो आपको लिखने ही लिखने होते हैं, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि इसमें कार्बन इज एसेंशियल, कार्बन क्या इसमें एसेंशियल है, और इसमें क्या है कार्बन इज नॉट एसेंशियल, कार्बन इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। नहीं भी होगा तो भी कोई बात नहीं, उसके अलावा भी कंपाउंड बन जाते हैं। ओके, दूसरी बात, ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड ही पाया जाता है, ठीक है। दीज कंपाउंड्स कंटेन कोवलेंट बॉन्ड ओनली, जबकि इसके अंदर दे मे हैव आयनिक बॉन्ड ऑल्सो, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑल्सो। ओके, अगली बात करते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर बट soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, जैसे ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, टॉलिन हो गया, ठीक है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। और ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये होते हैं सॉल्युबल, ठीक है, ये क्या होते हैं सॉल्युबल इन वाटर। ओके, ये पानी के अंदर सॉल्युबल है। इसके अलावा ये कम स्टेबल होते हैं, लेस स्टेबल, ये होते हैं बेटा मोर स्टेबल, ठीक है। इनके रिएक्शंस आर स्लो, इनके रिएक्शंस आर क्वाइट फास्ट, ठीक है। तो ये बात हो गई बेटा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिफरेंसेस की।
तो आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा सोर्सेज की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से सोर्सेज होते हैं बेटा इनके। इनके सोर्सेज में सबसे पहले आ जाते हैं एनिमल्स, प्लांट्स, पेट्रोलियम, कोल, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये इसके चार मेन सोर्सेज हैं। इन सोर्सेज से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको अभी तक का सब कुछ क्लियर हुआ होगा और आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे इसके अगले टॉपिक्स। तो आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी वीडियो और आपको ये समझ भी आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा, शब्बा खैर।